Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course operating system. Lecture number 6. आज हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, प्रोसेस मैनेजमेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 है. अब इस चैप्टर में हम प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे. तो उनमें जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने बात करनी है, सबसे पहले हम थोड़ी सी एक ओवरव्यू ले लेते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस बेसिकली होता क्या है. आपके पास कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं. और जो भी प्रोग्राम आपके पास प्रोसेस हो रहा होता है उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. मसलन उसे प्रोसेस को चलने के लिए सीपीयू के टाइम की ज़रूरत हो सकती है, उसको मेमोरी की ज़रूरत पड़ सकती है, उसे किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज हैं जो उसको ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी प्रोसेस को जब जिस टाइम वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है. और ये जो प्रोसेसेस होते हैं इनको जो है उस वक्त जिस वक्त ये स्टार्ट होते हैं प्रोसेसेस, उसी वक्त ही इनको ये प्रोसेस जो है वो इनको वो सारी जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज होते हैं इनको एलोकेट कर दिए जाते हैं, या फिर एग्जीक्यूशन के दौरान में भी बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं. और हमारे पास हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं. तो ऑपरेटिंग जो हमारे पास सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास दो प्रोसेस हैं. एक हमारे पास सिस्टम का कोड होता है जिसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं. और एक हमारे पास जो होता है वो यूज़र कोड होता है जिसके अंदर यूज़र के सारे जो काम होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर परफॉर्म किए जा रहे होते हैं. आम तौर पे कोई भी प्रोसेस जो होता है वो आम तौर पे एक ही सिंगल थ्रेड होता है और उसको ही चलाया जाता है. यानी एक वक्त में एक ही प्रोसेस चल रहा होता है और उसी के प्रोसेस जो हैं जो रिसोर्सेज होती हैं वो उसको एलोकेट करके दी जा रही होती हैं. लेकिन मॉडर्न जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर अब मल्टी थ्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि एक ही वक्त के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हो और उनको एट द सेम टाइम रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट की जा रही हो. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए. उसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस के और थ्रेड्स मैनेजमेंट है, इसके अंदर किसी भी प्रोसेस को क्रिएट करना और उसको डिलीट करना यूज़र के हिसाब से भी या सिस्टम के हिसाब से दोनों को देखना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी है. इसके अलावा जो प्रोसेस हैं उनको शेड्यूल, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं तो किस प्रोसेस को कौन सी रिसोर्सेज एलोकेट की जाएगी ये सारा शेड्यूलिंग करना ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर है. और एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए से ये सारे प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएं, इनकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, बेहतर हो, और अगर कोई इनकी आपस में किसी रिसोर्स की वजह से कोई डेडलॉक अक्कर होता है तो इसको बड़ी आसानी के साथ देखा जा सके. तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे, इन सारी चीज़ों को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज करता है. तो सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है प्रोसेस क्या होता है. हमने अभी भी पहले भी बात की थी कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं. प्रोसेस बेसिकली सिर्फ कोड नहीं होता, यानी आपने जस्ट एक जो टेक्स्ट उसके अंदर लिखा होता है सिर्फ उसके ऊपर ही मुश्तमिल नहीं होता. आप जस्ट टेक्स्ट नहीं लिखते बल्कि उसके अंदर बहुत सारी जो है आपके पास एक्टिविटीज़ होती हैं. उसमें उस प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोग्राम काउंटर चाहिए होते हैं और उसके अंदर आपके पास रजिस्टर्स, प्रोसेसर के रजिस्टर्स की बहुत सारी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसके अंदर शामिल होती हैं और वो उसका हिस्सा बन रही होती हैं. इसके अलावा जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर आपके पास वो स्टैक के ऊपर मुश्तमिल होते हैं जिसके अंदर आपका डाटा जो होता है टेम्परेरी डाटा जो है आर्जी तौर पे डाटा को रखा जाता है.
फॉर एग्जांपल जैसे आपके फंक्शन के पैरामीटर्स हैं, कोई एड्रेसेस, रिटर्न एड्रेसेस हैं, या कोई लोकल वेरिएबल्स हैं, और मुख्तलिफ डाटा सेक्शंस आप उस पर मुश्तमिल हो सकता है, और कुछ आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो ये प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये शामिल होती हैं। इसके अलावा जो प्रोसेस है वो उसमें उसमें एक हीप भी शामिल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मेमोरी है जिसको प्रोसेस के रन टाइम के दौरान में क्रिएट किया जाता है, और पहले कोई और आप उससे मेमोरी जनरेट करना चाह रहे हैं या किसी आप वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो मेमोरी के अंदर एक हीप क्रिएट किया जाता है। एक प्रोग्राम जो हमारे पास होता है उसको हम पैसिव एंटिटी कहते हैं। जैसे कि एक फ़ाइल है जिसके अंदर आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस आपके पास स्टोर हैं डिस्क के अंदर, यानी इसको हम एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल कहते हैं। उसमें आप उस फाइल के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। हम जैसे ही उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो वन बाय वन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोसेस जो होता है वो एक एक्टिव एंटिटी भी उसके तौर पे भी काम कर रहा होता है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई कर रहा होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, कि उसने अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको उसने एग्जीक्यूट करना है, और कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो उसने उस प्रोसेस को एलोकेट करने होते हैं। जैसे ही प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस बनता है और यानी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, तो उसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाती है। ये तो पैसिव एंटिटी जिसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखी गई होती हैं और सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस उसके मुताबिक एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। और एक्टिव एंटिटी जिसके अंदर प्रोग्राम काउंटर की मदद से एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ मूव किया जा सकता है। तो ये तो हमारे पास प्रोसेस होता है। अगर हम प्रोसेस को मेमोरी के अंदर देखें तो हमारे पास दो कॉमन टेक्निक्स होती हैं किसी भी प्रोसेस को लोड करने के लिए। एक तरीकाकार ये होता है कि आप उसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं उस आइकन के ऊपर, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है वो चलना शुरू हो जाती है। दूसरा जो तुम्हारे पास तरीका होता है उसमें आप उसका नेम, एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम कमांड लाइन के ऊपर आप टाइप कर सकते हैं, और उसकी मदद से आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है या जो आपका प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर टेक्स्ट भी हो सकता है, उसके अंदर डाटा शामिल हो सकता है, उस मेमोरी के लिए उसमें कोई हीप शामिल हो सकती है, और स्टैक जो है डाटा को स्टोर करने के लिए टेम्परेरी तौर पे क्रिएट किया जा सकता है। तो प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। अब कंप्यूटर के अंदर हमारे पास इसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम है। इसके ज़रिए से हम देखेंगे कि कंप्यूटर जो है प्रोसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो उसकी जो एक प्रोसेस होता है उसकी स्टेट्स जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, वक्त के साथ साथ वो चेंज होती रहती हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक स्टेट है जिसको न्यू कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस अभी क्रिएट किया गया है। इसमें फिर एक स्टेट आ जाती है रनिंग। इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शंस जो क्रिएट हो चुकी हुई थी उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एक जो हमारे पास है वो वेटिंग प्रोसेस में आ जाता है। द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, यानी ये आपके पास कोई प्रोसेस रन हो रहा था और उसके बाद वो किसी इनपुट आउटपुट के लिए या किसी फाइल के लिए या किसी डाटा के लिए वो रुक गया और वो वेटिंग स्टेट के अंदर चला गया। फिर रेडी, द प्रोसेस इज़ वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। एक प्रोसेस बिल्कुल रेडी है, लेकिन सीपीयू ऑलरेडी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे ही कोई दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो रेडी से इस प्रोसेस को जो है वो फ़ौरन से उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। टर्मिनेटेड, इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट किया गया था वो फिनिश हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। डायग्राम है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। इसमें न्यू यानी एक प्रोसेस, सीपीयू ने एक प्रोसेस जो है उसको क्रिएट किया। जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो गया, एडमिट हुआ उसने वो रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। इसका मतलब है इस वक्त ये प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट होने के बाद वो रनिंग स्टेट में जाता है। रनिंग स्टेट के अंदर या तो कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है जिससे वो दोबारा से रुक जाता है और वो रेडी स्टेट में जा सकता है, या उसके बाद किसी इनपुट आउटपुट अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो इनपुट आउटपुट के लिए वो वेट करता है और वहाँ पे
वो वेटिंग स्टेट के अंदर चला जाता है, वहाँ पर उसको वेट करना पड़ता है और जैसे ही इनपुट आउटपुट कंप्लीट होती है तो दोबारा से वो रेडी स्टेट के अंदर आ जाता है। और रेडी स्टेट के बाद जैसे ही प्रोसेसर आपके पास फारग होता है तो वो दोबारा से रनिंग स्टेट में आ जाता है और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक डायग्राम है जिसकी मदद से हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो एक न्यू से टर्मिनेटेड स्टेट तक चलते रहते हैं। अब ये जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं इनके लिए हमारे पास एक कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मौजूद होता है। हमारे पास जिस तरह हमने बढ़ा के जो हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस हैं वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की सूरत में रिप्रेजेंट किए जा रहे होते हैं। इसे पीसीबी कहा जाता है, इसे टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कहा जाता है। इस पीसीबी के अंदर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर बहुत सारी मालूमात जो है वो मौजूद होती हैं उस स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में। और प्रोसेस स्टेट इसमें जो प्रोसेस स्टेट है वो आपको बता रही होता है द स्टेट मे बी न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, हाल्टेड एंड सो ऑन। यानी पीसीबी के अंदर एक आपके पास कंडीशन होती है जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि आपके पास ये जो स्टेट है वो किस जो सूरत में है। फिर दूसरा जो पीसीबी के अंदर हमारे पास चीज़ होती है वो प्रोग्राम काउंटर्स होते हैं। The counter indicate the address of the next instruction to be executed for this process। जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हमारे पास होता है इसके अंदर आप पहले भी जानते हैं कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस वहाँ पर मौजूद होता है। जैसे ही एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है उसके बाद जिस भी दूसरे प्रोसेस ने चलना होता है उसका एड्रेस पहले से ही प्रोग्राम काउंटर के पास मौजूद होता है, ताकि जैसे ही पहला प्रोसेस कंप्लीट हो उसके कंप्लीट होने के फ़ौरन साथ ही दूसरा जो प्रोसेस है उसके एड्रेस से डाटा को हासिल किया जा सके। फिर प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो हमारे पास तीसरी चीज़ होती है वो हमारे पास इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें इंडिकेट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट को इंडिकेट कर रही होती है जो किसी भी प्रोसेस को एलोकेट किए जा सकते हैं। यानी आप किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं या जो भी करना चाहते हैं तो ये सारी की सारी इनपुट आउटपुट स्टेटस की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होती है। फिर जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो चौथी चीज़ है वो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर सीपीयू के मुख्तलिफ़ किस्मों के और मुख्तलिफ़ नंबर्स के हमारे पास मौजूद हो सकते हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। आमतौर पे इसके अंदर एक्यूमुलेटर्स मौजूद होते हैं, इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं, स्टैक पॉइंटर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं और कंडीशन कोड इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास जो कोड्स हैं ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो पांचवी चीज़ है वो हमारे पास सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन होती है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर जो प्रोसेस की प्रायोरिटी हैं, शेड्यूलिंग क्यूज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो शेड्यूलिंग पैरामीटर्स हैं ये सारे शामिल होते हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द प्रोसेस प्रायोरिटी पॉइंटर टू शेड्यूलिंग क्यूज़ एंड एनी अदर शेड्यूलिंग पैरामीटर्स। फिर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो छठी चीज़ होती है वो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इस इन्फॉर्मेशन के अंदर वैल्यू, बेस वैल्यू, लिमिट रजिस्टर्स, पेज टेबल्स, सेगमेंट टेबल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर मौजूद होती हैं। प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक के अंदर जो सातवीं चीज़ हमारे पास होती है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर हमारे पास सीपीयू की कितना मतलब सीपीयू किसी को एलोकेट किया जाएगा, उसका रियल टाइम क्या होगा, उसके टाइम लिमिट्स क्या होंगे, अकाउंट नंबर्स, जॉब प्रोसेस नंबर्स और इस तरह की सारी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये वो सारे हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ज़रिए से कंट्रोल किए जा रहे होते हैं। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस के स्टेट्स हैं, प्रोसेस का नंबर हो सकता है, प्रोग्राम काउंटर्स हो सकते हैं, रजिस्टर्स शामिल हो सकते हैं, मेमोरी लिमिट्स हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास थ्रेड्स आ जाते हैं जो आपके पास प्रोसेस होते हैं हमारे पास। जैसा अभी हमने प्रोसेस पढ़ा, आपके पास एक प्रोग्राम जो कि एक प्रोसेस एक वक्त में एक सिंगल थ्रेड
परफॉर्म कर सकता है, या जब एक प्रोग्राम एक वक्त, एक सीपीयू एक वक्त के अंदर सिर्फ एक ही थ्रेड को या एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं तो वो ये सिंगल थ्रेड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी इसका मतलब ये है कि आप जिस वक्त उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ एक वक्त में एक टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आप टाइपिंग भी कर रहे हों और उसके साथ साथ आप जो है वो स्पेलिंग को भी चेक करें, तो ये दोनों प्रोसेस एक वक्त में एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। लेकिन बहुत सारे जो हमारे पास आजकल जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उसके अंदर इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बेहतर किया गया है। उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन थ्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास अगर मल्टीपल थ्रेड्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो जो प्रोग्राम काउंटर बोर्ड है उसको एक्सपेंड किया जाता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशंस जो है इन सारे थ्रेड्स की रखी जाती हैं। और जैसे जैसे चेंज किसी भी सिस्टम के अंदर चेंज आता जाता है और उसके हिसाब से जो थ्रेड्स होते हैं वो भी सारे चेंज होते जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी साथ साथ तब्दील हो रही होती है। तो हमारे पास सीपीयू जो है वो आम तौर पे जिस तरह से काम कर रहा होता है तो वो उसमें आपके पास एक फॉर एग्जांपल प्रोसेस है, आपके पास एक आपके पास सिस्टम कॉल है जिसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड के अंदर एक प्रोसेस है, वो चल रहा था। उसके चलने के दौरान में वो किसी वजह से आइडल हो गया, तो उसके बाद जैसे ही दूसरे प्रोसेस की बारी आई तो उसको प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड 1 से एक प्रोसेस को लोड किया गया, उसकी एग्जीक्यूशन चलाई गई, उसे कंप्लीट किया गया। कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो उसको प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड को सेव किया गया और ये इसका काम ख़त्म हो गया, और उसके साथ ही दोबारा से प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड से जो पहले ज़ीरो स्टेट थी हमारे पास या प्रोसेस ज़ीरो था उसको दोबारा से सीपीयू के दे दिया गया और उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। तो स्विचिंग हो रही है एक हमारे पास प्रोसेस ज़ीरो से प्रोसेस 1 की तरफ। जैसे ही प्रोसेस ज़ीरो फॉर एग्जांपल किसी इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना शुरू कर देता है या किसी वजह से वो इंतज़ार किसी वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो बजाय इसके कि उसका इंतज़ार किया जाए सीपीयू स्विच कर जाता है किसी दूसरे प्रोसेस की तरफ। अब हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग हम किस तरह से करते हैं। तो इसका बेसिकली हम मकसद यही है कि हमारे पास हम मल्टी प्रोग्रामिंग एक से ज़्यादा हम प्रोग्राम्स को हम चाहते हैं कि वो चलें, तो उसके लिए ज़ाहिर है एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो हर वक्त रन जो है वो किए जाएंगे। यानी हर वक्त जो है प्रोसेस जो है वो एक से ज़्यादा चल रहे होंगे। इसका मकसद ये होगा कि हम जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है हम उसको मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकें। अगर एक प्रोसेस एक वक्त में चल रहा है और वो किसी वेटिंग स्टेट में चला जाता है, तो बजाय इसके कि सीपीयू उस वक्त आइडल स्टेट में चला जाए और अपना टाइम वेस्ट करे, हम उसको कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं जिसकी मदद से वो कोई दूसरा टास्क वो स्टार्ट कर दे ताकि सीपीयू की यूटिलाइजेशन बेहतर हो सके। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली टाइम शेयरिंग है। स्विचिंग हम करेंगे सीपीयू के दरमियान में और प्रोसेसर्स के दरमियान में तेज़ी के साथ, ताकि जो यूज़र है वो उन प्रोग्राम्स को उनके साथ इंटरेक्ट करे, यानी प्रोग्राम्स भी चलते रहें और स्विचिंग भी हमारे पास टाइम शेयरिंग की मदद से हम सीपीयू के दरमियान में प्रोसेस को तेज़ी के साथ स्विच करते जाएं ताकि यूज़र बाकी सारे दूसरे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को एक साथ जो है वो रन कर सके। इस काम को करने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस शेड्यूलर्स अवेलेबल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे अवेलेबल प्रोसेसेस में से कि किस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को किस वक्त सीपीयू को प्रोवाइड करना है। अगर हम आपके पास एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तो उसके अंदर एक ही प्रोसेस होगा, यानी एक से ज़्यादा प्रोसेस आपके पास चल रहे होंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा प्रोसेस हैं तो बाकी जो प्रोसेस हैं, यानी अगर आप सिंगल प्रोसेसर सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस आप चला रहे हैं तो
प्रोसेस जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तो बाकी सारे प्रोसेसेस को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि वो बाकी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं या सीपीयू है जो वो फ्री ना हो जाए और उसको दोबारा से दूसरे प्रोसेस को रीशेड्यूल किया जाए। तो जितने भी प्रोसेस होंगे वो इंतज़ार करते रहेंगे सिंगल प्रोसेस सिस्टम के अंदर। और जैसे ही प्रोसेस आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर एंटर होता है उसको फ़ौरन से एक जॉब क्यू के अंदर, यानी एक लाइन होती है जो जॉब क्यू कतार होती है जिसके अंदर उसको शामिल, उस प्रोसेस को शामिल कर दिया जाता है, जिसके अंदर उस सिस्टम में चलने वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब के सब उस जॉब क्यू के अंदर मौजूद होते हैं। और जो प्रोसेस आपके पास मेन मेमोरी के अंदर होते हैं उनको हम रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट, उनको हम रेडी क्यू के अंदर रखते हैं। यानी जो ऐसे प्रोसेस जो बिल्कुल रेडी हैं, मेमोरी के मौजूद हैं, वो उनको हम रेडी क्यू के अंदर रखते हैं। और हमारे पास जो क्यू होती है इसको हम आमतौर पे लिंक्ड लिस्ट के तौर के ऊपर स्टोर करते हैं। और हमारे पास जो रेडी क्यू का हेडर होता है उसके अंदर जो फर्स्ट और फाइनल प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड की जो लिस्ट होती है वो उसके अंदर शामिल होती हैं। जो आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड होते हैं उसके अंदर जो आपके पास उसके अंदर पॉइंटर की फील्ड और नेक्स्ट पीसीबी, यानी एक प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड के बाद अगला जो प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड है वो कौन सा होगा, ये सारे के सारे उस रेडी क्यू के अंदर मौजूद होते हैं। यानी एक प्रोसेस के बाद किस दूसरे प्रोसेस को जो है वो सीपीयू असाइन किया जाएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रेडी क्यू के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास और भी दूसरी क्यूज़ भी मौजूद होती हैं। जैसे ही हम सीपीयू को कोई प्रोसेस एलोकेट करते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है तो वो थोड़ी देर के बाद वो क्विट कर जाता है या उसमें कोई इंटरप्ट आ जाता है, या जैसे ही वो वेट में आता है तो उसको फ़ौरन से कंप्लीशन की तरफ डाल दिया जाता है और उसको उसके बाद उसके इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट की तरफ जो है उसको भेज दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है प्रोसेस, हमारे पास एक प्रोसेस आपके पास चल रहा था जिसने किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर दी है जो कि आपके पास डिस्क में से किसी फ़ाइल को हासिल करना चाह रहा है। और अब क्योंकि इस प्रोसेस के वेट में चले जाने के अलावा और भी बहुत सारे उस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद प्रोसेस मौजूद हैं, तो डिस्क जो है अब हो सकता है कि उस वक्त जो डिस्क जिस प्रोसेस उस वक्त रनिंग में था उसको डिस्क जो चाहिए इस वक्त वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ बिज़ी है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के तौर के ऊपर। तो अब जो हमारे पास पहले से प्रोसेस जो मेमोरी के अंदर मौजूद है उसको इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि उस डिस्क को फ्री किया जाए और उसकी प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। तो जो हमारे पास हमारे वेटिंग के ऊपर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंतज़ार के लिए हमारे पास प्रोसेस को वेट करने के लिए मौजूद होते हैं उसको हम डिवाइस क्यू कहते हैं। यानी ऐसे प्रोसेसेस जो किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो इनपुट आउटपुट पहले से ही किसी और जगह के ऊपर जो यूज़ हो रही है उसको हम डिवाइस क्यू कहते हैं। और हर डिवाइस जो होते हैं उसकी अपनी डिवाइस क्यू हो सकती है। यानी हो सकता है कि प्रिंटर के लिए आपके पास 3-4 जो है वो प्रोसेसेस मौजूद हों और बहुत सारे जो आपके पास प्रोसेस हैं वो वहाँ पे शामिल हो रहे हों। हमारे पास जो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है वो एक डायग्राम होती है जिसके ज़रिए से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप्स की क्यूज़ हो जाती हैं, एक रेडी क्यू है जिसके अंदर, और हमारे पास एक डिवाइस क्यू हो गई। हमारे पास रेडी क्यू और डिवाइस क्यू दो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस हैं। जो हमारे पास इसमें सर्कल्स हैं, हम डायग्राम में इसको देखेंगे, जो हमारे पास सर्कल्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रिसोर्सेज को जो कि उन क्यूज़ को सर्व कर रहे होते हैं, और जो एरोज़ हैं वो आपके फ़्लो को दिखा रही हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और जैसे ही आपके पास एक नया प्रोसेस रेडी क्यू में आता है उसको फ़ौरन से सिलेक्ट किया जाता है और उसके एग्जीक्यूशन के लिए और उसको वहाँ से डिस्पैच कर दिया जाता है।
एक दफ़ा जब सीपीयू को वो प्रोसेस एलोकेट कर लिया जाता है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो इवेंट अकर हो सकते हैं। यानी जैसे ही प्रोसेस किसी भी सीपीयू को एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो कुड इशू एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, यानी वो प्रोसेस जो है वो किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर सकता है। और जैसे ही वो प्रोसेस इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको हम इनपुट आउटपुट क्यू के अंदर रख देंगे। दूसरे में हमारे पास ये हो सकता है कि प्रोसेस आपके पास कोई एक और नया सब प्रोसेस जो है उसकी रिक्वेस्ट कर दे, या कोई एक और नया सब प्रोसेस क्रिएट कर दे और उस सब प्रोसेस के टर्मिनेशन के लिए इंतज़ार करना शुरू कर दे कि वो पहले वो दूसरा काम जो है वो कंप्लीट हो, उसके बाद पहला जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। या प्रोसेस को जो है वो सीपीयू में से रिमूव भी किया जा सकता है प्रोसेस को, ताकि उसको जो है दोबारा से जैसे ही वो उसका काम कंप्लीट हो जाए, तो उसको वापस जो है वो क्यू के अंदर वापस लाया जाए, ताकि जो उसका बाकी प्रोसेस जा रहा है, यानी कि अगर किसी वजह से प्रोसेस हाल्ट हो जाता है या कोई इंटरप्ट जनरेट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को सीपीयू में से निकाल दिया जाए और जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसको दोबारा से सीपीयू में शामिल कर दिया जाए। तो ये हमारे पास इसका काम होता है। यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है, इसके अंदर आपके पास एक क्यू है, रेडी क्यू मौजूद है। तो ये सीपीयू को हासिल करना चाह रही है। जैसे ही सीपीयू इसको प्रोसेस को हासिल करता है, तो इसमें आपके पास मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। हो सकता है कि वो प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर दे और उसको इनपुट आउटपुट क्यू के अंदर रख दिया जाए, और जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल जाए, उसको दोबारा से रेडी क्यू में भेजा जाए और सीपीयू उसको परफॉर्म करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दे। या वो टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड किसी वजह से एक्सपायर भी हो सकता है और उसको दोबारा से रेडी क्यू में रखा जा सकता है, या किसी और चाइल्ड एग्जीक्यूशन की वजह से उसको रोका जा सकता है और दोबारा इसको रेडी क्यू में रखने के बाद दोबारा प्रोसेस किया जा सकता है। या कोई आपके पास इंटरप्ट अकर हो सकती है, इंटरप्ट कंप्लीट होने के बाद दोबारा से उसको रेडी क्यू में रखा जाएगा और सीपीयू उसके पास आएगा और उसके बाद उसको दोबारा से वहाँ से प्रोसेस किया जा सकता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर हमारे पास एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक को हम मैक्सिमाइज सीपीयू यूज़ कहते हैं। इसके अंदर आपके पास स्विचिंग होती है सीपीयू के लिए, सीपीयू के दरमियान टाइम शेयरिंग के ज़रिए से। यानी सीपीयू को जो प्रोसेस है वो बेसिकली टाइम जो है उसको शेयर किया जा रहा होता है, जबकि प्रोसेस शेड्यूलर आपके पास क्या कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ़ प्रोसेसर्स के दरमियान में अवेलेबल प्रोसेस के दरमियान में देख रहे होते हैं कि नेक्स्ट जो आपके पास एग्जीक्यूशन है वो कौन सीपीयू को कौन सा प्रोसेस जो है उसे असाइन करना होता है। तो मैक्सिमाइज सीपीयू के अंदर टाइम शेयरिंग की जाती है, जबकि प्रोसेस शेड्यूलर के अंदर प्रोसेस जो है वो देखे जाते हैं। इसके अंदर भी एक जो है वो शेड्यूलिंग क्यू जो है वो उसके अंदर मेंटेन की जाती है। इसके अंदर जॉब क्यू है, जिस जॉब क्यू के अंदर आपके पास वो सारे प्रोसेस मौजूद होते हैं जो कि उस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। रेडी क्यू के अंदर वो सारे प्रोसेस मौजूद हैं जो कि इस वक्त मेमोरी में हैं और वो एग्जीक्यूट होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डिवाइस क्यूज़ के अंदर वो आपके पास सारे प्रोसेस हैं जो किसी वजह से इनपुट आउटपुट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जो आपके पास प्रोसेस हैं ये आपके पास एक क्यू से दूसरी क्यू के अंदर वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है मुख्तलिफ रेडी क्यू हैं और वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। कोई आपके पास जो है वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड 7 है, ये आपके पास ये रिक्वेस्ट कर लेता है प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड 2 के लिए। इसके जो रजिस्टर्स हैं इसकी कुछ वैल्यू जो है वो आपके पास क्यू हेडर के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये मुख्तलिफ हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, और ये सारे प्रोसेस एक दूसरे को साथ टाइम शेयरिंग भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस जो हैं वो भी इसके अंदर शेयर हो रहे हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक और जो कॉन्सेप्ट है वो शेड्यूलर्स का आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आ जाता है और एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, और उसको हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, ये बेसिकली प्रोसेस को सिलेक्ट करता है और उनको लोड करता है मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए। यानी बहुत सारे प्रोसेसेस मौजूद होते हैं जिन्होंने परफॉर्म होना होता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उन प्रोसेसेस में से किसी को एक को सिलेक्ट करता है और मेमोरी को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड करता है, जबकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर आपके पास जो प्रोसेस पहले से ही आपके पास रेडी क्यू के अंदर मौजूद होते हैं,
तो उनको एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू को प्रोवाइड कर लेता है। तो सीपीयू शेड्यूलर सिलेक्ट्स फ्रॉम एमंग द प्रोसेसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड एलोकेट द सीपीयू टू वन ऑफ देम। तो जो मेमोरी के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस मौजूद होते हैं, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेमोरी में से सिलेक्ट करता है कि कौन से प्रोसेस को किस वक्त जो है सीपीयू को असाइन करना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो आपके पास किसी भी जो प्रोसेस होता है, किसी भी नए प्रोसेस को बड़ी तेज़ी के साथ सिलेक्ट करता है, और आपके पास एक जो प्रोसेस होता है वो फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर परफॉर्म होता है। आपके पास वो किसी भी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कर सकता है। आमतौर पे जो आपके पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो कम से कम 100 मिली सेकेंड के अंदर आपके पास वो चल रहा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मेमोरी के अंदर से ही प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की वो फास्ट होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर वो 10 मिली सेकेंड लेता है डिसाइड करने के लिए कि उसने किस प्रोसेस को जो है वो प्रोसेस को उसने असाइन करना है सीपीयू को, तो आपके पास 100 मिली सेकेंड्स के अंदर 10 मिली सेकेंड्स अगर वो काम करता है तो इसके हिसाब से 9% ऑफ द सीपीयू इज़ बीइंग यूज्ड, यानी वेस्ट हो जाता है सिंपल फॉर शेड्यूलिंग द वर्क। तो इसका जो टाइम जो है, तो ये जितना स्लो आपके पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करेगा आपका सीपीयू का टाइम उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा। जबकि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो आपके पास आहिस्ता से लेस फ्रीक्वेंटली बहुत कम चलता है। आमतौर पे इसकी जो रफ्तार होती है वो मिनट्स के अंदर होती है, और ये आपके पास किसी एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से स्विचिंग कर रहा होता है, एक प्रोसेस से नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाने के लिए इसने काम करना होता है। हमारे पास जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोसेस जो मेमोरी के अंदर भेजने होते हैं उनको उन पर काम कर रहा होता है। हमारे पास एक इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस एक वो होता है जो कि आपका अपना ज़्यादातर टाइम इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने में लगा रहा होता है, बजाय इसके अपना काम कंप्यूटेशन के ऊपर परफॉर्म करने के, यानी किसी इनपुट आउटपुट के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है। और सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस वो होते हैं जो कि इनपुट आउटपुट की बजाय आपके पास कंप्यूटेशन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इट इज़ यूजिंग मोर ऑफ इट्स टाइम डूइंग कंप्यूटेशन। इसके अंदर कंप्यूटेशन जो है वो कंप्यूटेशन कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या कोई भी मूवमेंट का काम किया जा सकता है, जबकि इनपुट आउटपुट के अंदर किसी इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट जो है वो देखी जा रही होती है। हमारे पास जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हैं उसके आपके पास उसको जो आपके पास है इसमें दोनों मिक्सचर होते हैं। इनपुट आउटपुट बाउंड को और सीपीयू बाउंड को सिलेक्ट करने के लिए बेहतरीन शेड्यूल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो शेड्यूलर है वो सिर्फ इनपुट आउटपुट बाउंड को ही सिलेक्ट करता जाता है रेडी क्यू में से, तो आपके पास सिर्फ इनपुट आउटपुट बाउंड को सिलेक्ट करेगा तो आपके पास जो रेडी क्यू है, जो प्रोसेस बिल्कुल रेडी हैं वो आपके पास खाली पड़े रहेंगे, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमेशा जो है वो थोड़ा काम करता रहेगा, सीपीयू का टाइम ज़ाया होता रहेगा। और अगर जो प्रोसेस है वो सीपीयू बाउंड के सिर्फ सारे के सारे उसको परफॉर्म करवाना शुरू कर दे, तो जो आपके पास इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू के लिए जितने भी प्रोसेस इस वक्त मौजूद हैं वो आप यहाँ डिवाइसेस हैं वो आपके पास अनयूज़ हो जाएंगी और आपका जो सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये जो शेड्यूलर होता है ये आपके पास दोनों इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड में से दोनों में से प्रोसेसेस को बेहतरीन तरीके से सिलेक्ट करता है। तो आपके पास बेस्ट परफॉर्मेंस उसी वक्त होती है जब दोनों की कम्बिनेशन सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस को दोनों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता हो। इसके अलावा हमारे पास एक और तीसरा शेड्यूलर है, इसको हम मिड टर्म शेड्यूलर कहते हैं। इसके अंदर आपके पास ये है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि हम किसी एक प्रोसेस को चल रहा होता है तो हम उस प्रोसेस को चलते हुए ही मेमोरी में से रिमूव कर देते हैं। इसके आपकी जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है वो तेज़ हो सकती है, और जैसे ही आप किसी भी एक चलते हुए प्रोसेस को मेमोरी में से निकाल देते हैं, जैसे ही आप उस प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है उसको दोबारा से मेमोरी को रीइंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन को वहाँ से कंटिन्यू कर दिया जाता है जहाँ से उसको छोड़ा गया था। इस प्रोसेस को स्वैपिंग कहा जाता है। इस स्वैपिंग की मदद से आप जो है वो स्वैप इन भी कर सकते हैं और उसको स्वैप आउट भी कर सकते हैं। जैसे ही कोई प्रोसेस स्वैप आउट होता है उसको बाद में स्वैप इन किया जा सकता है इस मीडियम शेड्यूलर की मदद से। तो इसका मकसद ये होता है कि स्वैपिंग का कि हम इसके अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो हमारे पास उसकी मेमोरी के रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको बेहतर कर सकते हैं ताकि आपकी मेमोरी फ्री हो जाए और उस फ्री मेमोरी को में दूसरे प्रोसेस जो हैं वो भी परफॉर्म हो और आपका जो मेन टास्क है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके।
अब यहाँ हमारे पास एमिटम शेड्यूलर है, आपके पास प्रोग्राम है, ये किसी भी प्रोसेस को रिमूव कर देता है मेमोरी में से और उसको डिस्क में स्टोर कर लेता है, और जैसे ही आपके पास उसको दोबारा से रेडी होता है तो उसको स्वैप करके वापस मेमोरी के अंदर ले आता है। रेडी क्यों है? आपके पास ये CPU है, CPU ने इसके पास ये प्रोसेस मौजूद था, इसने उसको स्वैप आउट कर दिया। स्वैप आउट करने के बाद किसी इनपुट आउटपुट का जो रिक्वेस्ट वेट कर रही थी उसको उसने परफॉर्म किया, इनपुट आउटपुट किया, रेडी की, उसके बाद उसने इसको प्रोसेस कर लिया, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसने इसको दोबारा से स्वैप इन किया। स्वैप इन होने के बाद इसको यहाँ से CPU से परफॉर्म कर लिया। यहाँ जैसे ही इसने इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की, इसने से यहाँ से स्वैप आउट कर दिया और इसकी सबसे पहले इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कंप्लीट की। रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद CPU ने इसको दोबारा से स्वैप इन करके बाकी सारा काम जो है वहाँ पे कंप्लीट कर लिया।